नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का प्रमुख सहयोगी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.53% हुई। भारत ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगाई। केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 8वीं किस्त में 6,000 करोड़ रुपए जारी किए और देश में तेंदुओं की संख्या में 60% की वृद्धि हुई। समाचार संध्या में नईम अख्तर के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम वियतनाम के प्रधानमंत्री नुएन युआन फुक के साथ वर्चुअल माध्यम से शिखर सम्मेलन में भाग लिया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की संपूर्ण समीक्षा की और द्विपक्षीय हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान व्यापक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर तथा महामारी के बाद आर्थिक सुधार पर विचार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का प्रमुख सहयोगी है। उन्होंने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंध तेजी से बढ़ने के साथ ही व्यापक हो रहे हैं। हम वियतनाम के साथ अपने संबंधों को एक लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक व्यू से देखते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी हमारे साझा उद्देश्य हैं। इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति कायम रखने के लिए हमारी साझेदारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वियतनाम के साथ दूरगामी कूटनीतिक संबंध बनाने का विचार रखता है। उन्होंने कहा कि भारत वियतनाम सहयोग क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में योगदान करेगा। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों का लक्ष्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि स्थापित करने का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य बनेंगे और वैश्विक परिदृश्य में इससे सहयोग और सुदृढ़ होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश 2021-23 संयुक्त दृष्टिकोण पत्र लागू करेंगे, जो कि द्विपक्षीय संबंधों की कार्य योजना प्रस्तुत करेगा। आज हम एक ज्वाइंट विजन डॉक्यूमेंट और 2021 से 23 तक के हमारे बायलैटरल एंगेजमेंट के लिए एक प्लान ऑफ एक्शन को जारी कर रहे हैं। इस ज्वाइंट विजन फॉर पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल में विश्व को हमारे संबंधों की गहराई का एक मजबूत संदेश जाएगा। हमारी वार्ता के साथ साथ दोनों देशों के बीच 7 महत्वपूर्ण समझौते भी साइन हुए हैं। इनमें रक्षा, वैज्ञानिक रिसर्च, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी तथा कैंसर के इलाज जैसे विविध विषय शामिल हैं। हम अपने विकास सहयोग और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में भी नई पहल ले रहे हैं। श्री मोदी ने मध्य वियतनाम में बाढ़ और भूस्खलन से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि भारत सभी संभव सहायता भेजेगा। सेंट्रल वियतनाम में बाढ़ और भूस्खलन के कारण जो क्षति हुई है, उसके लिए मैं सभी भारतवासियों की ओर से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस परिस्थिति से निपटने में भारत द्वारा भेजी गई राहत सामग्री आपके काम आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुले दिमाग वाले, लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए सबसे उपयुक्त है। छठे भारत जापान संवाद सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विकास पर चर्चा सिर्फ कुछ देशों के बीच नहीं हो सकती है। उन्होंने जोर दिया कि इस चर्चा का एजेंडा व्यापक होना चाहिए और विकास की रूपरेखा मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। सोसाइटीज दैट आर ओपन माइंड, डेमोक्रेटिक एंड ट्रांसपेरेंट आर बेटर सुटेड टू इनोवेट। देयरफॉर नाउ इज द टाइम more than ever before
to change the paradigm on what we see as growth. Discussions on global growth cannot happen only between a few. The table must be bigger. The agenda must be broader. Growth patterns must follow a human-centric approach and be in harmony with our surroundings. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक और उससे आगे का समय उन समाजों का होगा जो सीखने और नवाचार पर एक साथ ध्यान देंगे। This is the first Samvad happening at a critical moment of human history. Our actions today will shape the discourse in the coming times. This decade and beyond will belong to these societies that place a premium on learning and innovating together. It will be about nurturing bright young minds who will add value to the humanity in the times to come. भगवान बुद्ध के विचारों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए इस संवाद मंच के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने पारंपरिक बौद्ध साहित्य और धर्म ग्रंथों से संबंधित एक पुस्तकालय के निर्माण का प्रस्ताव रखा। ये पुस्तकालय विभिन्न देशों के सभी बौद्ध साहित्य की डिजिटल प्रतियां एकत्र करेगा। इस संवाद के महत्व पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे पृथ्वी पर सकारात्मकता, एकता और करुणा की भावना का प्रसार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संवाद का उद्देश्य एक साथ चलना है। श्री मोदी ने कहा कि ये वो समय है जब हमें अपने प्राचीन मूल्यों का स्मरण करते हुए आने वाले समय के लिए तैयारी करनी होगी। This is the best service we can do for our future generations. The essence of Samvad remains togetherness. Let Samvad bring out the best in us together. This is the time to draw upon our ancient values and prepare for the times to come. We must keep humanism at the core of our policies. We must make harmonious coexistence with nature at the central pillar of our existence. सम्मेलन से पूर्व अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मंच पिछले कुछ वर्ष में काफी विकसित हुआ है और इसने वैश्विक शांति, सद्भाव और भाईचारे को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। ये आयोजन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। पिछले 5 दशक में पहली बार होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होगा। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 1964 में कार्यक्रम में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री की सहभागिता को लेकर लोगों में खासा उत्साह और प्रसन्नता नजर आ रही है। उनके कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही यहाँ एक नए युग की शुरुआत होगी। एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता के अनुसार प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट का भी विमोचन करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर और बेहतर होकर 95.53% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 25,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 96,06,000 से अधिक हो गई है। वर्तमान में देश में संक्रमण के 3,03,000 मरीज हैं। भारत में कोविड से होने वाली मृत्यु विश्व की तुलना में बहुत कम है और ये प्रति 10 लाख की आबादी पर 105 पर स्थिर है। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण के मामलों की सतर्कतापूर्वक जांच, बीमारी की प्राथमिक स्तर पर पहचान और मरीजों को समय से अलग थलग रखने और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के अलावा कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के कारण प्रतिदिन होने वाली मौतों की संख्या 400 के भीतर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 24,337 नए रोगी सामने आए, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,55,000 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार जांच, संपर्क और उपचार के 3 स्तरों को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के कारण देश में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या में कमी आई है।
वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो शेष दुनिया की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटे में देश में 333 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,45,810 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 9 लाख से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक कुल मिलाकर 16 करोड़ 20 लाख जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सरकार ने कोविड का टीका लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों की प्राथमिकता तय की है। इनमें स्वास्थ्यकर्मी तथा पुलिस, सेना और स्वच्छता कर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीका 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तथा 50 वर्ष से कम आयु के उन लोगों को भी दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता टीके की सुरक्षा और असर को लेकर है तथा इस बारे में पूरी सतर्कता बरती जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि अगले वर्ष जनवरी के किसी सप्ताह में देशवासियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा सकेगी। जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार देश के प्रत्येक नागरिक की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वैक्सीन को रिसर्च करने के लिए कोविड कवच योजना है, उसमें 900 करोड़ रुपए फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए। सरकार तो अपनी तरफ से सब प्रयास कर रही है। भारत सरकार की इंटेंशन बड़ी स्पष्ट है कि हमें हमारे देश के एक एक भारतवासी के प्राण की रक्षा करनी है और विशेष रूप से आज कोविड 2020 में सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी का विषय है। सरकार ने कहा है कि कोविड से बचाव के लिए भारत में विकसित किया जा रहा टीका किसी भी अन्य देश में तैयार किए गए टीके के समान कारगर होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड वैक्सीन के विभिन्न पहलुओं पर बार बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब के लिए एक श्रृंखला जारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश में विकसित टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में परीक्षण जारी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित किए जाने के बाद ही टीके को पेश किया जाएगा। टीकाकरण केंद्र पर बुखार, दर्द जैसे मामूली प्रभाव हो सकता है। ये प्रभाव किसी भी टीके में हो सकता है। राज्यों से सुरक्षित कोविड-19 टीका वितरण के दौरान किसी भी प्रभाव से निपटने के लिए व्यवस्था करने को कहा गया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ब्रिटेन में कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर भारत सरकार ने ब्रिटेन से भारत आने वाली सभी उड़ानों को 31 दिसंबर तक रद्द कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि ये निलंबन कल मध्य रात्रि से शुरू होगा। मंत्रालय ने कहा कि कल रात 12 बजे तक ब्रिटेन से भारत पहुंचने वाले सभी यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से ये उचित होगा कि यात्रा से बचें और जहां हैं वहीं रहें। अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, दिस ओनली अप्लाइज टू केसेस इन यूनाइटेड किंगडम। और जो बाकी देश हैं यूरोप के, जैसे बेल्जियम है, जर्मनी है, फ्रांस है, उन्होंने भी जो एयर ट्रैवल है यूके का, वो अभी सस्पेंड कर दिया है। तो अपनी सुरक्षा के लिए और मेडिकल कारणों के लिए उनको अच्छा यही होगा कि अभी जहां है वहीं रहें। और जब हम इसको रिव्यू करेंगे 31 दिसंबर से पहले और ये फैसला करेंगे कि ये जो टेम्परेरी सस्पेंशन है इसको रिव्यू करना चाहिए, हटाना चाहिए, नहीं, उसके बाद जब सर्विस रिज्यूम होंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है उनको ट्रैवल की सुविधा दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के सभी नगर निगमों की सीमा में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के कर्फ्यू की घोषणा की है। ये व्यवस्था कल से 5 जनवरी तक लागू रहेगी। ब्रिटेन में कोविड वायरस के नए स्वरूप को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन और मध्य एशिया से आने वाले यात्रियों के लिए महाराष्ट्र के किसी भी हवाई अड्डे पर उतरने पर अनिवार्य रूप से 14 दिन का संस्थागत क्वारंटीन जरूरी होगा। इन लोगों को क्वारंटीन के 5वें अथवा 7वें दिन आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी होगा। यूरोप से आने वाले यात्रियों को नए वायरस के लक्षण होने पर अलग अस्पतालों में रखने को भी कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का प्रमुख सहयोगी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.53% हुई। भारत ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगाई। केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 8वीं किस्त में 6,000 करोड़ रुपए जारी किए और देश में तेंदुओं की संख्या में 60% की वृद्धि हुई। वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 8वीं साप्ताहिक किस्त में 6,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें से 23 राज्यों को 5,516 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जीएसटी परिषद के सदस्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी के लिए 483 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। शेष 5 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम में जीएसटी लागू करने के कारण राजस्व का अंतर नहीं है। सरकार ने जीएसटी से मिलने वाले राजस्व में 1,10,000 करोड़ रुपए की अनुमानित कमी को पूरा करने के लिए इस वर्ष अक्टूबर में उधार लेने के लिए एक विशेष प्रक्रिया शुरू की थी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से भारत सरकार द्वारा इस प्रक्रिया के माध्यम से ऋण दिया जा रहा है। इस सप्ताह ये राशि 4.19% की ब्याज दर पर उधार दी गई है। अब तक केंद्र सरकार द्वारा विशेष उधार प्रक्रिया के माध्यम से औसत ब्याज दर 4.69% पर 48,000 करोड़ रुपए की राशि उधार ली गई है। जीएसटी लागू करने के कारण राजस्व में कमी पूरा करने के लिए विशेष उधार प्रक्रिया के माध्यम से धन उपलब्ध कराने के अलावा केंद्र सरकार ने विकल्प 1 का चयन करने वाले राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 0.50% के बराबर अतिरिक्त उधार अनुमति दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। आगामी केंद्रीय बजट से संबंधित इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, सचिव आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज और मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम भी शामिल हुए। ये 11वीं पूर्व बजट बैठक थी। इससे पहले वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट के बारे में वित्त और पूंजी बाजार के वरिष्ठ लोगों, शीर्ष उद्योगपतियों, उद्योग और वाणिज्य संघों और विशेषज्ञों के साथ बैठकें की थीं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विज्ञान को देश में एक जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव 2020 के आयोजन से संबंधित एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ये उत्सव विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित सूचनाओं के प्रसार के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैज्ञानिकों ने कोविड महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का मजबूती के साथ सामना किया। श्री हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों का समर्थन करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारत को स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में आत्मनिर्भर भारत अभियान ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। हम कैसे आत्मनिर्भर विषम परिस्थितियों के बावजूद भी हो सकते हैं, उसका उदाहरण शायद कोविड की जो जंग है उससे बड़ा नहीं है। कैसे वैज्ञानिकों ने, चाहे वो पीपीई किट्स हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स हो, चाहे वो N95 मास्क हो, चाहे वो नई नई दवाओं की डिस्कवरी हो, रीपर्पसिंग हो, चाहे वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो और चाहे थोड़े समय में वैक्सीन का डेवलपमेंट हो, इतने प्रकार के आयामों पर हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है। इसी नाते प्रधानमंत्री जी ने जो वो कॉन्फिडेंस दिया आत्मनिर्भर भारत का, उसके कारण ये सब कुछ संभव हुआ। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विज्ञान महोत्सव का आयोजन इस महीने की 22 से 25 तारीख तक होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शनिवार को स्वास्थ्य बीमा योजना सेहत का शुभारंभ करेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इसे वहां की शेष 1 करोड़ जनता तक पहुंचाया जाएगा। आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध होता है। इस समय इस योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के 30 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। इसी दिन जम्मू कश्मीर में गोल्डन कार्ड भी वितरित किए जाएंगे।
इसके लिए अब तक 16 लाख पंजीकरण कराए जा चुके हैं। विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा है कि उपभोक्ताओं को खराब सेवा प्रदान करने पर बिजली सेवा प्रदाताओं को दंडित किया जाएगा। बिजली उपभोक्ता अधिकारों को निर्धारित करने वाले नियमों की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नए नियमों के माध्यम से आम आदमी को सशक्त बना रही है और अब उपभोक्ता शक्तिहीन नहीं होगा। श्री सिंह ने कहा कि सभी को अपने अधिकारों और उन्हें लागू कराने से संबंधित उपायों का पता होना चाहिए। विद्युत मंत्री ने कहा कि ये पहली बार है जब सरकार ने उपभोक्ताओं को केंद्र में रखकर कानून बनाए हैं। इन नियमों में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसका उल्लंघन होने पर सेवा प्रदाताओं को दंडित किया जाएगा। अब उपभोक्ता निर्धारित समय सीमा के भीतर नया बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे और यदि कनेक्शन प्रदान नहीं किया गया तो सेवा प्रदाता पर जुर्माना लगेगा। मेट्रो शहरों में अधिकतम 7 दिन, अन्य शहरों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन के अंदर आवेदक को नया कनेक्शन उपलब्ध कराना होगा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज भारत में तेंदुओं की 2018 की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि इस समय देश में 12,852 तेंदुए मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के अनुमानों की तुलना में देश में तेंदुओं की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। 2014 में 8,000 तेंदुआ थे, अब 12,000 बन गए। शेरों की संख्या में भी इजाफा, बाघों की संख्या में भी इजाफा और तेंदुओं की संख्या में भी इजाफा। ये दर्शाता है कि हम इकोलॉजी का, पर्यावरण का और उसके साथ साथ जीव विविधता का अच्छा ख्याल रख रहे हैं। हमारी जंगल व्यवस्था ठीक है और इसलिए ये प्राणी इतनी बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार कृषि के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना को उन्नत बनाकर कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी लाने का हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई और कृषि उद्योग का विकास केंद्र सरकार के इन प्रयासों में शीर्ष प्राथमिकता पर है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के सभी 280 क्षेत्रों में डाले गए वोटों की गिनती के सभी प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। वहां के चुनाव आयुक्त के शर्मा ने बताया कि सभी जिलों में कल सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और कल ही 2181 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। 28 नवंबर से 8 चरणों में ये चुनाव शुरू हुआ था, जो 19 दिसंबर को संपन्न हो गया। कर्नाटक में स्थानीय निकाय चुनावों के पहले चरण में 117 तालुकों की 3019 ग्राम पंचायतों में कल मतदान कराया जाएगा। 48,048 सीटों के लिए वहां 1,17,383 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने कल और रविवार को 2 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। कर्नाटक में हर साल लगभग 1,583 बच्चे कटे होंठ और तालू तथा 443 बच्चे सिर और चेहरे की विकृति के साथ पैदा होते हैं। कर्नाटक राज्य स्वास्थ्य विभाग ने 2018 में 1000 स्माइल्स कर्नाटक कार्यक्रम आरंभ किया था, जिसके अंतर्गत 18 साल से कम उम्र के गरीब बच्चों को स्पीच थेरेपी, ऑर्थोडोंटिक्स जैसी निःशुल्क सर्जरी और अन्य उपचार प्रदान किए जाते हैं। एक रिपोर्ट। 1000 स्माइल्स कर्नाटक कार्यक्रम को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत नेशनल हेल्थ मिशन के अधीन जारी किया गया है। केवल 2 सालों में 1036 छोटे बच्चों का ऑपरेशन मुफ्त में किया गया, जिससे होंठ और चेहरे के अन्य भाग में जन्म के समय हुए दोष को ठीक किया गया। इससे बच्चों के चेहरे में सुधार आया, उनमें विश्वास बढ़ने के साथ पढ़ाई लिखाई में उनकी प्रगति में अच्छा नतीजा आया है। इससे प्रोत्साहित होकर अभी स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है कि इस कार्यक्रम के तहत 2021-22 में ऐसे ही 5000 ऑपरेशन किए जाएंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 की आज की विशेष कड़ी में हम स्वच्छ भारत मिशन पर रिपोर्ट लाए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने देश को स्वच्छ बनाने पर बहुत ध्यान दिया है और स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन के रूप में चलाया है। इस वर्ष 8 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान ने लोगों की सामाजिक चेतना और व्यवहार में स्थायी बदलाव किए हैं। देश के बच्चे बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को लेकर जो चेतना पैदा हुई, उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी मिल रहा है।
जब भारत की 60% आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी, स्वच्छाग्रह ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमें बहुत बड़ा सहारा दिया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव उपेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ने कोविड-19 सहित बीमारियों के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वच्छ भारत मिशन में करीब 10 करोड़ से ज्यादा टॉयलेट बनाए गए, उनका सदुपयोग भी सुनिश्चित किया गया और इससे सैनिटेशन को काफी बढ़ावा मिला है। और जैसा कि सब जानते हैं, चाहे कोविड महामारी हो या दूसरी तरह की बीमारियां हो, स्वच्छ जल की उपलब्धता और सैनिटेशन, इन दोनों ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जन भागीदारी ने स्वच्छ भारत मिशन को विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम बना दिया है। देश में स्वच्छता सुनिश्चित करने में स्वच्छ भारत अभियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2014 में इस अभियान की शुरुआत के बाद से देश भर में 10 करोड़ 73 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। इसके अलावा 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का दायरा 100% हो गया है, जो 2014 में केवल 38% के करीब था। कोविड-19 महामारी के दौरान स्वच्छता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी लोगों ने साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। यह अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग चलाया गया। इस सफलता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत की सराहना की है। यह अभियान अब अपने दूसरे चरण में है, जिसमें देश के गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस चरण में पहुंचाने पर बल दिया जा रहा है। इस चरण में खुले में शौच जाने से मुक्त स्थिति को पुख्ता करने और ठोस तथा तरल कचरे के प्रबंधन की सुविधाएं सभी के लिए सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का आज नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 93 वर्ष के थे। उन्हें अक्टूबर में कोविड-19 से संक्रमित पाया गया था, जिससे वो बाद में स्वस्थ हो गए थे। 2 दिन पहले उन्हें एक अन्य संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मोतीलाल वोरा को मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए 6 बार चुना गया और वो 2 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने मोतीलाल वोरा के निधन पर 3 दिन का शोक घोषित किया है। राज्य सरकार ने यह भी फैसला किया है कि श्री वोरा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मेघालय में पहली बार आज दिल्ली से राजधानी शिलांग के लिए सीधी उड़ान शुरू हो गई है। मेघालय के परिवहन मंत्री सिनियो भालांगधर आज फ्लाईबिग उड़ान से उमरॉय हवाई अड्डा पहुंचे। फ्लाईबिग ने सरकार के साथ सहयोग से दिल्ली शिलांग और शिलांग दिल्ली की सीधी उड़ान शुरू की है। मेघालय के परिवहन मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के लिए सीधी उड़ान से लोगों की बहुत पुरानी इच्छा पूरी हुई है। अगले महीने 4 तारीख से सप्ताह में 2 बार दिल्ली के लिए सीधी उड़ान की व्यवस्था होगी। गुजरात सरकार उन शहरों और कस्बों में दीनदयाल औषधालय शुरू करेगी जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है। अहमदाबाद में उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से गरीब लोगों को उनके घर पर ही चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ओडिशा वैश्विक आर्थिक आकर्षण का केंद्र बनने के लिए तैयार है। श्री प्रधान ने कहा कि समृद्ध खनिज संसाधनों और जनसांख्यिकीय लाभांश के साथ ओडिशा वैश्विक बाजारों में अपनी पहुंच बना सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का प्रमुख सहयोगी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.53% हुई। भारत ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप को लेकर वैश्विक चिंताओं के बीच ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगाई। केंद्र सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 8वीं किस्त में 6,000 करोड़ रुपए जारी किए और देश में तेंदुओं की संख्या में 60% की वृद्धि हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।